नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। नीट 2026 परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के विरोध में बुधवार को अजमेर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। किशनगढ़ विधायक एवं अजमेर देहात कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और केंद्र सरकार तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीट 2026 परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के विरोध में बुधवार को अजमेर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। किशनगढ़ विधायक एवं अजमेर देहात कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और केंद्र सरकार तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर पेपर लीक बंद करो, एनटीए खत्म करो, युवा विरोधी सरकार जवाब दो और 22 लाख छात्रों को न्याय दो जैसे नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक राजनीतिक माहौल गरमाया रहा। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि नीट 2026 में हुआ पेपर लीक केवल परीक्षा में गड़बड़ी नहीं बल्कि देश के लाखों युवाओं की मेहनत, सपनों और भरोसों की हत्या है। उन्होंने कहा कि छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम और मानसिक दबाव के बीच परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और एनटीए की लापरवाही ने पूरी परीक्षा व्यवस्था को मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में भी नीट परीक्षा पेपर लीक और धांधली के आरोपों में घिरी रही, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन एजेंसियों और अधिकारियों पर पहले आरोप लगे थे उन्हें ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? आखिर किसके संरक्षण में शिक्षा माफिया युवाओं का भविष्य बेच रहे हैं? कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा शासन में लगभग हर बड़ी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा विवादों में रही। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही और अब की परीक्षाओं की निष्पक्षता भी सुरक्षित नहीं करा पा रही। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं में निराशा और अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नीट 2026 पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने की मांग उठाई। भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र देखने को मिला, 22 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया, कई पिताओं ने कर्ज लिया, कई माताओं ने गहने बेचे और कई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया है और हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। नीट में जिस प्रकार से धांधली हुई, उनके पीछे जितने भी माफिया, पेपर माफिया है, वो बेनकाब हो, लोगों के सामने आए और जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने किया है, उनके खिलाफ आज हमने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर जनता के बीच में जाने का काम किया है और नौजवानों के साथ खड़े होने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर ग्रामीण और शहर के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ। हमारे शहर के जिलाध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी पीसीसी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग के कारण हमारे बीच में नहीं रहे। उसके साथ हमारे पूर्व मंत्री नसीम जी, नसीराबाद से पूर्व विधायक रामनारायण जी, हमारे प्रत्याशी युवा नेता भाई शिव प्रकाश गुर्जर जी, हमारे सांसद प्रत्याशी डेयरी के सदर सम्मानीय रामचंद्र जी सहित सारे वरिष्ठ जन, शहर और देहात के लोग आए और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का जो सपना युवाओं के प्रति है उसको धूमिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, पेपर लीक की घटना इस राजस्थान की धरा से होती है। नैतिक जिम्मेदारी यहाँ के मुख्यमंत्री की भी बनती है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ उन्होंने किया है, यही लोग 2018 से 23 में नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर नौजवानों को बरगलाने का काम करते थे। आज उनकी कथनी और करनी में साफ अंतर आ गया है कि ये लोग केवल बातें करते हैं, भाषण देते हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। आज हम पूरे प्रदेश के नौजवानों के साथ खड़े हैं, हमारे जिले के नौजवानों के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर उनको न्याय मिले, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प के साथ आज कलेक्टर के सामने आया है
मैं शहर और देहात कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक कर आज हम सब लोगों ने इस्तीफे की मांग की है। तो जिस प्रकार से आज 22 लाख नौजवानों का भविष्य खराब करने का काम बीजेपी पार्टी ने किया है, आज हम देखेंगे आज 26 में पेपर लीक हुआ था, 24 में भी पेपर लीक हुआ था। आज सीबीआई जांच के नाम से लीपापोती कर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2024 में जो इनके पीछे थे, जो पेपर माफिया थे, उनका क्या हुआ? आज उनका किस प्रकार से उनको सामने लाने का प्रयास किया, क्या उनको सजा मिली? ठीक उसी प्रकार 2026 में भी आज 22 लाख नौजवानों को भविष्य खराब करने का काम किया है। सीबीआई जांच के नाम पर लीपापोती करने का काम बीजेपी की भ्रष्ट सरकार करती है। आज इसलिए हम सब कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में हमने धर्मेंद्र प्रधान का स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित अवादा भारत उदय यात्रा अजमेर पहुंची। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी अवादा ग्रुप द्वारा संचालित इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत लोगों को टिकाऊ ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित अवादा भारत उदय यात्रा अजमेर पहुंची। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी अवादा ग्रुप द्वारा संचालित इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत लोगों को टिकाऊ ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कंपनी के अनुसार अवादा ग्रुप के पास 17.7 गीगावाट पीक से अधिक का अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो है, जो उसकी मजबूत कार्यक्षमता और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अजमेर में यात्रा को स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों और विभिन्न संस्थानों से सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। कार्यक्रम के दौरान यह देखने को मिला कि लोगों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पनबिजली जैसे नवीनीकरण ऊर्जा विकल्पों के प्रति जागरूकता और रुचि लगातार बढ़ रही है। इस अवसर पर विनीत मित्तल ने कहा कि अब समय आ गया है जब देश को पूरी तरह प्राकृतिक और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहरी संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं ऊर्जा उत्पादन करना देश की सुरक्षा और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो अवाडा कंपनी है वो भारत में जो सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें जन चेतना जागृत करने के लिए यह एक बस का रथ यात्रा शुरू की है, जो पब्लिक में जाके सभी शहरों में, राजस्थान में और पूरे नॉर्थ इंडिया में इसके बारे में प्रचार प्रसार करेगी। आज के युग में सोलर एनर्जी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रिन्यूएबल एनर्जी का ही भविष्य है, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ा इसका उत्पादन होता है और राजस्थान सबसे बड़े उत्पादक प्रांतों में भारत में है। पूरे विश्व में राजस्थान का एक विशिष्ट स्थान है सोलर एनर्जी में। और राजस्थान में पश्चिमी भाग में और उत्तरी भाग में काफ़ी बड़े स्तर पर इसका काम हो रहा है और जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। बहुत यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। गांधीनगर थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में महज 6 घंटे में खुलासा करते हुए पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर तंत्र और लगातार फील्ड वर्क के जरिए इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में सफलता हासिल की। गांधीनगर थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले का महज 6 घंटे में खुलासा करते हुए पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर तंत्र और लगातार फील्ड वर्क के जरिए इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में सफलता हासिल की।
पुलिस के अनुसार 4 मई 2026 को गुडली निवासी सहदेव गुजर ने अपने छोटे भाई प्रदीप गुजर की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदीप 3 मई की रात लगभग 10 बजे घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। लगातार तलाश के दौरान 10 मई की शाम कल्याणपुरा गांव की नाड़ी के पास सड़क किनारे एक शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान प्रदीप गुजर के रूप में की, जिसके बाद गांधीनगर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मृतक के परिजनों, दोस्तों और परिचितों से पूछताछ की। साथ ही मृतक के आने जाने वाले क्षेत्र के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से संदिग्धों की पहुंच तक पहचान बनाई। जांच के दौरान प्रेम प्रसंग का एंगल सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने गांव गुदली निवासी जगदीश बावरी और उसकी पत्नी सुरग्यान उर्फ डाकली को हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। जांच में सामने आया कि मृतक प्रदीप गुजर का आरोपी की पत्नी सुरग्यान उर्फ डाकली के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी जगदीश ने पुलिस को बताया कि उसे अपनी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक था। 3 मई की रात जब उसकी पत्नी घर पर अकेली थी, उसी दौरान प्रदीप उसके घर पहुंच गया। तभी जगदीश अचानक घर आ गया और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा। गुस्से में आकर जगदीश ने प्रदीप के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान प्रदीप ने शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी पति पत्नी ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की और उसे गांव के बाहर नाडी के पास फेंक दिया ताकि मामला छिपा रहे। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्यवाही और तकनीकी साक्ष्य के चलते दोनों आरोपी जल्द ही पकड़ में आ गए। संजय शर्मा, कुसुमलता मीना सीआई, अशोक बिसु सीआई, रामस्वरूप चौधरी सीआई, दयाराम चौधरी सीआई, बन्नालाल जाट सीआई, जिले की साइबर स्पेशल टीम, डीएसटी टीम और इन सभी थानों के जो अलग अलग टीमें हैं, इनका गठन किया गया। इन टीमों द्वारा कई प्रकार से मुखबिर तंत्र के मार्फत, साथ में तकनीकी सहायता लेकर के और अलग अलग लोगों को डिटेन किया गया जो संदिग्ध थे। प्रदीप गुजर के परिजनों ने भी जो चिंता जाहिर की और कुछ संदिग्ध लोगों के नाम बताए, उनसे भी गहन पूछताछ किया गया। इसी दौरान 10 मई को रात को करीब 8-9 बजे प्रदीप गुजर का शव गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर सूखे नाले पे मिला, जिसको मोर्चरी में रखवाया गया। इस टीम ने सफलता हासिल करते हुए 302 मर्डर का मुकदमा दर्ज होते ही 6 घंटे के भीतर इस प्रकरण का खुलासा किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम जगदीश बावरी निवासी गुदली और सुरग्यान पत्नी जगदीश बावरी निवासी गुदली। इन लोगों से जब गहन तफ्तीश हुई तो ये मामला सामने आया कि प्रदीप गुजर का इसकी जगदीश की पत्नी के साथ उठना बैठना था, जिसकी शंका जगदीश को लग गई थी। वो काफ़ी समय से इसके पीछे था और लगातार इसके पे निगरानी रखे हुए था। उस दिन 3 तारीख की रात को जब प्रदीप जगदीश के घर पे आया, रात को करीब 10 से 11 के बीच में, उस वक्त की बात है कि जब जगदीश ने उसे मार दिया। मारने का तरीका गला दबा करके और फिर उसकी बॉडी को, जिस स्थान पे बॉडी हमें प्राप्त हुई गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर, उस दिन रात को वहां पे डिस्पोज कर दिया। इस पे गहन पूछताछ चल रही है, लेकिन बीते कुछ महीनों से ये संबंध होने की जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है। मुख्य आरोपी दोनों पति पत्नी हैं, परंतु अभी भी तफ्तीश जारी है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पीसी रिमांड लेकर के पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे और नाम आएंगे तो और अरेस्ट होंगे। मारने के बाद में केमिकल डाल के जलाने वाली बात में कितनी सत्यता है? ये देखिए, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड में 5 डॉक्टरों द्वारा किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर इसका खुलासा कर पाएंगे। इसमें और भी नाम हो सकते हैं या फाइनल है? जैसा मैंने कि अभी बताया कि इसमें पूछताछ जारी है। पीसी रिमांड लेकर के अगर और नाम आते हैं तो और लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। सर, 3 तारीख को प्रदीप लापता था, क्या 3 तारीख को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? रेलवे लोको वर्कशॉप में कार्यरत एक महिला कर्मचारी के साथ लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने ही सहकर्मी पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत देकर
कार्यवाही की मांग की। रेलवे लोको वर्कशॉप में कार्यरत एक महिला कर्मचारी के साथ लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने ही सहकर्मी पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। आम का तालाब निवासी पीड़िता बसंती देवी ने बताया कि पति के निधन के बाद उन्हें रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। नौकरी के दौरान उनकी पहचान जयपुर निवासी एक सहकर्मी से हुई जो कैरिज वर्कशॉप में काम करता है। आरोपी ने खुद को बैंकिंग और लोन प्रक्रिया का जानकार बताते हुए कम समय में आसानी से लोन दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़िता के अनुसार उनका मकान गिरवी रखा हुआ था जिसे छुड़ाने के लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। आरोपी ने मदद का भरोसा देते हुए अजमेर, नसीराबाद समेत विभिन्न बैंकों से करीब 28 लाख रुपए का लोन स्वीकृत करवाया। इस दौरान आरोपी ने उनसे कई खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवा लिए। बसंती देवी का आरोप है कि आरोपी ने उनके नाम पर विभिन्न बैंकों से करीब 28 लाख रुपए का ऋण उठाया, लेकिन उन्हें केवल 50,000 रुपए ही दिए। शेष राशि आरोपी ने खुद निकाल ली। महिला ने बताया कि जब उन्हें संदेह हुआ तो उन्होंने संबंधित बैंकों से दस्तावेज निकलवाए। जांच में खातों से रकम निकासी और लेन देन में आरोपी की भूमिका सामने आई। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कई बार अलवर गेट पुलिस थाने शिकायत देकर पहुंची, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। महिला का कहना है कि पुलिसकर्मी उन्हें बार बार लिखित अर्जी तैयार कर लाने की बात कहकर टालते रहे। मामले का खुलासा होने के बाद पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। मेरा नाम है बसंती देवी और मैं लोको हेड ऑफिस में काम करती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड की जगह लगी हूँ मैं। हाँ, क्या हुआ? तो वहाँ एक मिलने वाला वो मिला जो उसने कहा कि मैं लोन दिला दूँ। वो कहाँ काम करता है? वो केरिज में करता है। आपके साथ ही काम करता है? नहीं, मैं लोको में हूँ, वो केरिज में है। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, तो वो लेके गया मेरे को बड़ेलिया बैंक। वहाँ से उसने मेरे को 2.5 लाख का लोन दिलाया। 2.5 में से मेरे को 50,000 ही दिए उसने। और चेक पे पहले ही साइन करा लेता कि वहाँ पे देने पड़ेंगे चेक। आप जानती हो क्या इस मामले में? जब मैं आया हूँ साथ में तो मैं ही करूँगा सारा काम ऐसे। तो मैंने दिए वो चेक बुक मेरे को ले जाता, वहाँ से ले लेता, साइन करा लेता वो। ये जब वो लोन ले रहा था तो आपको बताया नहीं था उसने कि लोन ले रहा है वो, और वो पैसे खुद तो मैं साथ में थी ना। अच्छा, सामने देखो। मैं साथ में थी मैं। हाँ, तो एक दिन ले गया मेरे को, फिर दूसरे दिन ले गया तो बोले आज लोन नहीं हुआ, कल होएगा आपका लोन। फिर क्या हुआ? फिर दूसरे दिन लेके गया तो उसने निकाले थे 6 लाख रुपए, मेरे को नहीं दिए कुछ भी। और ये था और अमर सिंह था और एक मनीष नाम का एक और था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने ले लिए पैसे मेरे को इधर यहाँ मदार, यहाँ मेरे घर के इधर यहाँ छोड़ दिया चुल्ली पे, कहना हम कल देंगे आपको पैसे। मैंने किसी को, मेरे को तो मेरे बच्चों ने घर से बाहर कर दिया। मैं बोले तुमने सारे पैसे उधर उधर कर दिए तो वहीं जाओ। अच्छा, आपको अपने बच्चों ने बाहर निकाल रखा घर से? रहती तो मैं हूँ, अगर टाइम में बहुत ज्यादा मतलब वो बातें वो मकान का नहीं, मैं तो मेरे मकान के लिए मैंने कहा, उसने बात करी थी ना तो मैंने कहा मेरे को जरूरत है 7 लाख रुपए की, मेरा मकान गिरवी पड़ा है तो मैं छुड़वा लूंगी, मेरे किस्त में मेरे पैसे कटते रहेंगे, है ना। तो कि मैं सब करवा दूंगा, मैं छुड़वा दूंगा। मेरा मकान भी नहीं छूटा और मेरे सारे पैसे भी चले गए, मेरा मकान भी चला जाएगा। मेरे बच्चे 15 लाख इस बैंक से लिया, ईओबी से 3,25,000 मेरे सीटीटी के पैसे आए, जो मैंने पैसे जोड़े थे थोड़े थोड़े करके वो आए। वहाँ से भी रिजाइन दिला दिया इसने, गांडू ने मेरे को। अब यहाँ पे आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ मेरे को तो मेरे पैसे मिल जावे बस। ये फोन और आपके सिम कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह कहाँ है सारे? सिम तो मैंने अभी बंद कराई नवंबर में, उसने दी नहीं मेरे को सिम। कल दे जाऊंगा आंटी, कल दे जाऊंगा, परसों दे जाऊंगा, नहीं दी। फिर मैं ना ये अलवर गेट पे है ना वो सिम वाला जो अपन सिम निकलवाते, वहाँ से सिम बंद कराई? मैंने वहाँ सिम। और क्रेडिट कार्ड कहाँ है? उसी के पास है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं नहीं जानती हूँ ये कार्डों के मामले में। आपका नाम? यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर में ठेका कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताते हुए प्रशासन और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे लगातार 30 दिन तक काम करवाया जा रहा है, जबकि उन्हें ना तो समय पर वेतन मिल रहा और ना ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। कर्मचारियों के अनुसार उनकी ड्यूटी 8 घंटे की है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें केवल करीब 8,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। इतना कम वेतन मिलने के बाद भी पिछले 2.5 से 3 महीनों से सैलरी नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी ठेकेदार के पक्ष में काम कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब भी वे अपनी मांगे अधिकारियों तक पहुंचाते हैं तो उनकी अनदेखी कर दी जाती है। कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें कंपनी की ओर से स्थायी नियुक्ति पत्र दिया जाए और हर वर्ष वेतन वृद्धि सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जा सके और उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाए। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने सुभाष गार्डन पंप हाउस स्थित कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि 2 से 3 घंटे के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे अजमेर शहर के सभी पंप हाउस बंद कर देंगे। हमारी मांगे है कि जो हम कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक तो हमें रेस्ट रिलीवर नहीं मिल रहा है, हमें 300 दिन काम करवाया जा रहा है, 8 घंटे ड्यूटी है, 8 घंटे करते हैं, उसके बावजूद भी हमें सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पे। 2.5-3 महीने हो गए सैलरी नहीं मिल रही है। 8 घंटे 8,000 में काम कर रहे हैं, फिर भी सैलरी नहीं मिल रही है। ठेकेदार अधिकारियों के पक्ष में, अधिकारी ठेकेदारों के पक्ष में। अधिकारी को बोलते हैं, अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं है। तो हमारी मांगे, एक तो हमें स्थायी रूप से नियुक्ति पत्र मिले कंपनी की ओर से, दूसरी है वार्षिक वेतन वृद्धि। हमारी वेतन वृद्धि भी होनी चाहिए। हमारा एक ब्यौरा होना चाहिए इनके पास, सरकार के पास। कभी भी सरकार ऐसा नियम करे कि इनको परमानेंट किया जाए या ये होना चाहिए, इनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, तो हमारा ब्यौरा होगा, हमारा इनके पास लेखा जोखा होगा, तभी हम परमानेंट होंगे। आज आपने किस तरीके का प्रदर्शन करा, कहाँ पर किया? हमने यहाँ पे एक्शन ऑफिस में ये किया, सुभाष गार्डन पंप हाउस है यहाँ पे, और हमने इनको यही चेतावनी दी है कि हमारी मांगे 2-3 घंटों में नहीं मानी गई तो हम आज रात से ही या अभी से ही पंप हाउस, पूरे पंप हाउस अजमेर शहर के पूरा बंद करेंगे, सिस्टम बंद करेंगे। ESI कार्ड नहीं मिल रहा है। दीपावली खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।